मैं शहजाद अहमद, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज बिजनौर। प्यारे छात्रों, आज हम 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान की जो किताब है समकालीन भारत भाग 2, उसका अध्याय 1 संसाधन एवं विकास को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले संसाधन क्या है, मैं आपको संसाधन के बारे में बता रहा हूँ। हमारे पर्यावरण में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है वह संसाधन है। जैसे पेट्रोल, कोयला, डीजल, ये सब संसाधन हैं। अब संसाधनों के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन कई प्रकार के होते हैं। कई आधार पर संसाधनों का विभाजन किया जाता है। तो सबसे पहले हम संसाधनों के प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जैव संसाधन। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवों से की जाती है। जैसे पेड़ पौधे, पशु, ये हमारे जैव संसाधन हैं। जैसे पशुओं में बताया, जैसे भेड़ है, हमको भेड़ से ऊन प्राप्त होती है, दूध प्राप्त होता है। तो भेड़ हमारे लिए क्या है? संसाधन है। पेड़ पौधे, पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। तो इसलिए ये पेड़ क्या है? पेड़ हमारे संसाधन हैं। तो ये थे हमारे जैव संसाधन। अब नंबर 2 अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वे संसाधन हैं जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं या जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। जैसे चट्टानें, धातुएं, ये अजैव संसाधन हैं। धातुएं जैसे हमारा सोना, चांदी, लोहा, ये क्या है? ये संसाधन हैं और ये अजैव संसाधन हैं। चट्टानें, ये पहाड़, ये सब क्या है हमारे? ये अजैव संसाधन हैं। ये सब अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरे संसाधन के प्रकार में दूसरा हमारा प्रकार है समाप्यता। समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता ये क्या है कि समाप्त होने वाली चीज़। कुछ संसाधन हमारे ऐसे हैं जो समाप्त होने वाले हैं, जिनकी लिमिट है समाप्त होने की। तो ऐसे संसाधनों को 2 प्रकार में बांटा गया है। इनमें एक है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें भौतिक या रासायनिक क्रियाओं द्वारा या यंत्रों द्वारा दोबारा बनाया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये हमारे क्या हैं? नवीकरणीय संसाधन। अर्थात ये हमारे नवीकरण हो जाएंगे। सूर्य का प्रकाश और पवन कभी खत्म होने वाले नहीं हैं, ये हर बार नवीकरणीय हो जाते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। इन संसाधनों को
बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है। ये जो हमारे अनवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन हैं, इनको बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है। जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन इसके उदाहरण हैं। खनिज जैसे कोयला एक दिन में नहीं बनता। जीवाश्म ईंधन हमारा पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है, ये इतनी जल्दी दोबारा नहीं बन सकते, इसलिए इनको अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ये एक बार प्रयोग होने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, अर्थात एक बार इनका प्रयोग कर दिया गया तो ये समाप्त हो जाएंगे। जैसे हमने कोयले का एक बार प्रयोग कर दिया तो कोयला राख बन जाएगा, इसके बाद इसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। पेट्रोल, एक बार अगर पेट्रोल गाड़ी में डाल दिया और वो उसको गाड़ी चला दी तो वो गाड़ी उसको धुआं बना के निकाल देगी, तो ये हमारा अनवीकरणीय संसाधन है, इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। अब हमारे स्वामित्व के आधार पर संसाधन आते हैं। मालिकाना हक, अर्थात स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन उनका मालिक होता है। तो नंबर एक, स्वामित्व के आधार पर नंबर एक है व्यक्तिगत संसाधन। प्यारे बच्चों, व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन हैं जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, अर्थात जिनका मालिक कोई ना कोई व्यक्ति होता है। लोगों के पास भूमि होती है, घर होता है, अन्य जमीन जायदाद होती है, वो उसके मालिक होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये व्यक्तिगत संसाधन हुए। किसी का मकान है, किसी की दुकान है, ये उनका व्यक्तिगत संसाधन है। अब दूसरा है इसमें सामुदायिक स्वामित्व। सामुदायिक स्वामित्व क्या है? सामुदायिक स्वामित्व में वे संसाधन सभी समुदाय के लोगों के होते हैं, अर्थात इन संसाधनों पर समुदाय के सभी लोगों का हक होता है, सभी उसमें भागीदारी करते हैं। जैसे शमशान भूमि, तालाब, पार्क, खेल का मैदान, ये सब सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हैं। इन पर किसी एक का अधिकार नहीं होता, पूरे समुदाय का अधिकार होता है। तो ये इस प्रकार के संसाधन सामुदायिक स्वामित्व के संसाधन कहलाते हैं। अगला नंबर है इसमें राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिन संसाधनों पर देश की सरकार का स्वामित्व होता है, वे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जितने भी खनिज है, जल संसाधन है, वन है, रेल है, ये सब क्या हैं? ये हमारे राष्ट्रीय संसाधन हैं। इन पर हमारे देश की सरकार का अधिकार है। इन पर हमारे देश की सरकार का अधिकार है। तो ऐसे संसाधन जिन पर देश की सरकार का अधिकार हो, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इनका नियंत्रण करती हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, उनका कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, उनका नियंत्रण करती हैं। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे महाद्वीप, महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता, अर्थात किसी देश की तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी के बाद जो संसाधन है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। वो किसी एक देश के नहीं हैं, वो 200 समुद्री मील की दूरी तक उस देश के संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद वो संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के होते हैं। इसके बाद विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को बांटा जाता है। विकास के आधार पर
विकास के स्तर के आधार पर संसाधन बांटे जाते हैं। नंबर 1, संभावी संसाधन। संभावी संसाधन वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं पर इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे भारत के पश्चिम भाग राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा से संसाधनों की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन उनका सही से उपयोग अभी नहीं हुआ है। उनका सही से अभी उपयोग नहीं हुआ है। दूसरा है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके प्रयोग की मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, अर्थात ये विकसित संसाधन है। जैसे पेट्रोल, डीजल, ये क्या है? ये विकसित संसाधन है। इनका एक लिमिट है, इनकी एक सीमा है कि ये कब तक मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। ये हमारे विकसित संसाधन हैं। इनका सर्वेक्षण हो चुका है कि आने वाले 50 साल तक, 60 साल तक हमारे साथ रहेंगे। नंबर 3 है इसमें भंडार। भंडार क्या है? पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी के अभाव में पहुंच से बाहर हैं। ऐसे संसाधन भंडार की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए जल 2 ज्वलनशील गैसों का यौगिक है। पानी जो है, जल आप जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, बन सकता है, पर ऐसा करने के लिए हमारे पास तकनीकी ज्ञान नहीं है कि हम पानी को किसी और संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकें। नंबर 4 संचित कोष। ये भंडार का हिस्सा है। तकनीक द्वारा इन्हें उपयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसे संसाधन संचित कोष में आते हैं। अब संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास कैसे हुआ, कैसे होगा, इसके अंतर्गत ये बताया जाएगा। मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित समस्याएं पैदा हुई। देखिए जी, जितने भी हमारे संसाधन हैं, मानव ने अपने लालच में आकर इन संसाधनों का बहुत अत्यधिक अंधाधुंध उपयोग किया है। कुछ व्यक्तियों के लालच से संसाधनों का ह्रास हुआ है, अर्थात कुछ व्यक्तियों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए संसाधनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आए और कुछ को नहीं मिले। इससे समाज अमीर गरीब में बंट गया। देखिए, जिन लोगों के पास संसाधन है वो व्यक्ति अमीर कहलाते हैं, और जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है वो गरीब कहलाते हैं। मकान है, गाड़ी है, बंगला है, ये संसाधन है। तो जिसके पास है वो अमीर है और जिसके पास नहीं है वो गरीब है। अत्यधिक संसाधनों के शोषण से, ओजोन 3 में छेद, वैश्विक उष्णता जिसको ग्लोबल वार्मिंग, और पर्यावरण दूषित हो रहा है। इन सब बातों से नुकसान हो रहा है। अब सतत पोषणीय विकास, अगला हेडिंग है हमारा सतत पोषणीय विकास। देखिए, ये सतत पोषणीय विकास क्या है? इसके अंतर्गत ऐसा विकास हो जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिल सके। अर्थात हमें संसाधनों का ऐसा प्रयोग करना है जिससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो, किसी प्रकार की हानि न हो, और हमारी आने वाली पीढ़ियों को जैसे हमको मिले ऐसे ही आने वाली पीढ़ियों को
भी ये संसाधन मिल सके। इस प्रक्रिया को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। अब बात करते हैं रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन की। देखिए, यह सम्मेलन 1992 में 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो में हुआ था। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए था। जो हमारे पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आपने देखा होगा बिना मौसम के बारिश हो रही है, जब मौसम में बारिश का तब बारिश नहीं हो रहा है, तो ये जलवायु परिवर्तन है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, मतलब पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्लेशियर जो हैं वो पिघल रहे हैं। ये इस सम्मेलन के मुख्य मुद्दे थे। प्रदूषण मुख्य मुद्दा था। तो ये हमारा सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो शहर में हुआ था। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। अब आता है अगला, हमारा हेडिंग आता है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का मतलब है संसाधनों की प्लानिंग कैसे की जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे और हम भी इन संसाधनों का सही उपयोग कर सकें और पर्यावरण को भी कोई हानि न हो। इसलिए संसाधनों का नियोजन बहुत जरूरी है। इसके अंतर्गत संसाधनों की पहचान करके एक लिस्ट बनाना कि कौन से संसाधन कहाँ हैं, किस क्षेत्र में हैं, किस कार्य आते हैं, ये एक लिस्ट बनानी है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए तकनीकी को विकसित करना। देखिए, टेक्नोलॉजी, जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी हम संसाधनों का कोई प्रयोग नहीं कर सकते। सारे संसाधन बिना तकनीक के बेकार हैं। तो तकनीक का होना, टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। तो संसाधन नियोजन में टेक्नोलॉजी को विकसित करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 है हमारा संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल बैठाना। मतलब जो हमारी संसाधन विकास योजना है, जिसके द्वारा हमको संसाधनों का विकास करना है, और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल करना। राष्ट्रीय विकास योजना का मतलब है हमें अपने राष्ट्र का, हमें अपने देश का भी विकास करना है। इन संसाधनों से हमें अपने देश का विकास करना है। तो ये तभी हो सकता है जब राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन विकास योजना आपस में मिलकर काम करें। आगे औपनिवेशिक इतिहास से हमें पता चलता है कि संसाधन संपन्न देश विदेशी आक्रमणकारियों के मुख्य आकर्षण रहे हैं। देखिए, जितने भी गरीब देश थे वहां पर विदेशी आक्रमणकारियों ने बहुत आक्रमण किए हैं। ये देश संसाधन संपन्न देश थे। जितने भी देशों पर आक्रमण किए गए, वो चाहे भारत हो चाहे कोई और देश हो, वहाँ पर संसाधन बहुत अधिक मात्रा में थे, लेकिन वहाँ तकनीकी ज्ञान नहीं था। इन संसाधनों का प्रयोग कैसे किया जाए ये ज्ञान नहीं था। इसलिए विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर भी, इंग्लैंड वालों ने इसीलिए आक्रमण किया, कब्जा किया कि जिससे हमारे संसाधनों को वो लूट सकें, ले सकें। क्योंकि हमारे पास वो तकनीक नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे हम अपने संसाधनों का भरपूर प्रयोग कर सकें। उनके पास बेहतर तकनीक थी, जिसके कारण उन लोगों ने हमारे संसाधनों का शोषण किया। इंग्लैंड वालों के पास बेहतर तकनीक थी, टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि वहाँ औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें थी, वो जानते थे कि इनका उपयोग कैसे करना है। तो बेहतर तकनीक के कारण उन लोगों ने संसाधनों का शोषण किया। संसाधन तभी किसी देश का विकास कर सकते हैं जब उस देश के पास तकनीकी ज्ञान हो।
मैंने इससे पहले भी बताया था कि बिना तकनीक के संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अर्थात जिन लोगों के पास तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, वो ही संसाधनों का प्रयोग कर। अब आता है संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। देखिए, यदि हमने इसी प्रकार अंधाधुंध संसाधनों का उपयोग किया तो समस्या पैदा हो सकती है। हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है, आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ी को ये संसाधन नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ नाम ही सुन पाएगी कि ये संसाधन भी थे। तो इसलिए संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। हमारा अगला टॉपिक है भू संसाधन। भू माने पृथ्वी, संसाधन अर्थात पृथ्वी या भूमि या ज़मीन हमारी कैसी संसाधन है। देखिए, हम भूमि पर रहते हैं और आर्थिक रूप से भी इसका उपयोग करते हैं। इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जैसे पेड़ पौधे, वन्य जीवन, मानव जीवन, परिवहन, कृषि, ये सब भूमि पर ही होता है। इन सब का अस्तित्व भूमि से ही है। यदि भूमि नहीं होगी तो पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, वन्य जीवन भी नहीं होगा, मानव जीवन भी संभव नहीं होगा, परिवहन भी नहीं चलेंगे। यातायात के साधन भी तो पृथ्वी पर ही चलते हैं, वो भी नहीं चलेंगे। कृषि नहीं होगी। तो ये सब भूमि के संसाधन हैं। भूमि के अभाव में इन सब की कल्पना करना मुश्किल है। अब अगला टॉपिक पे बात करते हैं भू उपयोग अर्थात भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए, भूमि का उपयोग वनों में करते हैं। बंजर भूमि बंजर भूमि के रूप में भी होता है भूमि का उपयोग। गैर कृषि भूमि, जहाँ पर सड़कें होती हैं, इमारतें होती हैं, वह सब भूमि जो है वो गैर कृषि भूमि कहलाती है। स्थायी चारागाह, जो परमानेंट चारागाह हैं जहाँ पशु चराए जाते हैं, उसके रूप में भी भूमि का उपयोग होता है। उपवन के रूप में, उपवन का मतलब पार्क है, गार्डन है, ये सब हमारे उपवन हैं, इसके रूप में भी भूमि का उपयोग होता है। कृषि योग्य बंजर भूमि, देखिए कृषि योग्य बंजर भूमि वह भूमि है जहाँ 5 साल से किसी प्रकार की कोई कृषि ना हो। वर्तमान प्रति भूमि, वर्तमान प्रति भूमि वह भूमि है जहाँ 1 वर्ष से खेती न हो, जहाँ 1 वर्ष से खेती न की गई हो, वह भूमि वर्तमान प्रति भूमि कहलाती है। पुरातन प्रति भूमि 1 से 5 साल तक खेती न हो, जिस भूमि पर 1 से 5 साल तक खेती न हो वह भूमि पुरातन प्रति भूमि कहलाती है। अगला नंबर है शुद्ध बोया क्षेत्र अर्थात 1 वर्ष में 1 से अधिक बार जहाँ पैदावार ली जाती है, जहाँ बोया जाता है, वह क्षेत्र शुद्ध बोया क्षेत्र कहलाता है। तो ये हमारे भूमि के उपयोग थे। हमारी भूमि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमारी भूमि का उपयोग होता है। आगे चलिए, आगे है भूमि निम्नीकरण अर्थात भूमि निम्नीकरण का मतलब है कि भूमि निम्नीकरण का अर्थ है कि भूमि के उपजाऊपन में कमी। हमारी जो भूमि है वो कहीं ज़्यादा उपजाऊ है, कहीं बहुत कम उपजाऊ है। तो भूमि निम्नीकरण वह है का अर्थ है कि भूमि के उपजाऊपन में कमी। हमारी भूमि में के उपजाऊपन में बहुत कमी आ रही है। इसके कई कारण हैं। देखिए, वनों की कटाई हो रही है जिसके कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है। अति पशुचारण अर्थात पशुओं की अत्यधिक चराई की जा रही है, पशुओं को अत्यधिक चराया जा रहा है। खनन किया जा रहा है अर्थात कहीं से खनन के द्वारा निकाला जमीन का पेट चीरा जा रहा है। अति सिंचाई द्वारा भी भूमि निम्नीकरण होता है। ये भूमि निम्नीकरण के महत्वपूर्ण कारण हैं वनों की कटाई, अति पशुचारण, खनन, अति सिंचाई। अब भूमि निम्नीकरण को दूर करने के उपाय क्या हैं। देखिए, अब भूमि निम्नीकरण तो हो गया,
हमारी भूमि में उपजाऊपन कम हो गया, लेकिन इस उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए हमें करना क्या है? देखिए, हमें अपनी पृथ्वी पर, हमें अपनी भूमि पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, अति सिंचाई न करना। देखिए, किसी ज़्यादा फसल लेने के लिए हमको ज़्यादा उसमें सिंचाई करनी पड़ती है, तो हमको इससे बचना है कि हम अति सिंचाई न करें, अति पशुचारण न करना, अत्यधिक अपने पशुओं को हम ना चराएं, प्रदूषित जल न फेंकना। और भूमि में अगर हम प्रदूषित जल फेंकेंगे उसके कारण भी भूमि निम्नीकरण हो जाता है, अर्थात भूमि की उपजाऊ क्षमता घट जाती है। अगला टॉपिक मृदा संसाधन। मृदा माने मिट्टी। मृदा संसाधन, मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। देखिए, अभी मिट्टी की बात चल रही है, अब भूमि की बात चल रही थी पहले, अब मिट्टी की बात चल रही है। अर्थात मिट्टी जो होती है वो हमारी ऊपरी परत होती है, जिसके निर्माण में लाखों वर्ष लगे। मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है, अर्थात मिट्टी जो है हमारी वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके निर्माण में लाखों वर्ष लगे, तथा इसके निर्माण के मुख्य कारक हैं, निर्माण के जो प्रमुख कारक हैं वो ये है भू आकृति। देखिए, जैसी भूमि की आकृति होगी वैसी ही वहाँ की मिट्टी होगी। भूमि की आकृति पठारी है तो वहाँ दूसरी मिट्टी होगी, अगर पथरीली है तो वहाँ दूसरी मिट्टी होगी, पहाड़ी है अगर उसकी आकृति भूमि की तो वहाँ दूसरी मिट्टी होगी। जलवायु से भी मिट्टी में परिवर्तन हो जाता है। अगर गर्म जलवायु है तो वहाँ दूसरे प्रकार की मिट्टी होगी, अगर ठंडी जलवायु है तो वहाँ अलग प्रकार की मिट्टी होगी। तो जलवायु से भी मिट्टी की वो बदल जाती है। सेल के द्वारा भी मिट्टी की क्षमता बदल जाती है। तापमान का मतलब टेम्परेचर से भी मिट्टी के गुण बदल जाते हैं। पवन, हवा भी मिट्टी की आकृति बदल देती है। अब आप कहोगे पवन से क्या होगा? देखिए, तेज पवन से मिट्टी इधर से उधर हो जाती है। तो ये कारण है जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। अब मिट्टी के प्रकार आते हैं। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? देखिए, मिट्टी कई प्रकार की होती है। हमारे देश में भी कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1 है हमारी जलोढ़ मृदा, दूसरी है काली मृदा, तीसरी है लाल और पीली मृदा, चौथी है लैटेराइट मिट्टी, पांचवी है मरुस्थलीय मृदा अथवा रेतीली मिट्टी। ये हमारे देश में पाई जाती है। अब इन मिट्टियों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, थोड़ा इनकी मिट्टियों की विशेषताएं बताएंगे, ये मिट्टी कहाँ मिलती है, कैसे क्या होता है इसमें। अब बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा की बात करते हैं। देखिए, ये मृदा बहुत उपजाऊ है। ये जलोढ़ मृदा जो है बहुत उपजाऊ है। हमारे देश का पूरा उत्तरी मैदान इसी से बना है। ये हमारे देश का जो उत्तरी मैदान है, जो सबसे बड़ा विशाल मैदान है, ये जलोढ़ मृदा का ही बना हुआ है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से यह मिट्टी बनी है। देखिए, ये नदियाँ जो हैं अपने साथ बहुत उपजाऊ चीज़ें लाती हैं, जिसके कारण यह मिट्टी बहुत उपजाऊ है। अब यह मिट्टी भी आयु के आधार पर 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी आयु के आधार पर 2 प्रकार की होती है। एक पुरानी मिट्टी जो होती है उसको बांगर बोलते हैं, वो कंकरीली मिट्टी होती है, उसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं, ये पुरानी मिट्टी है, इसको बांगर बोलते हैं। दूसरी है खादर, खादर का मतलब नई मिट्टी, ये छोटे कणों वाली होती है, उपजाऊ, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि ये नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित होती है। तो जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, एक बांगर, एक खादर। बांगर को पुरानी बोलते हैं और खादर को नई मिट्टी बोलते हैं। दूसरी मृदा है काली मृदा, अर्थात काली मिट्टी। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये काली मिट्टी है, इसका रंग काला होगा। इसे रेगर मिट्टी भी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए उत्तम है। सबसे ज़्यादा कपास जो होती है वो इसी मिट्टी में पैदा होती है और इसलिए इसको कपास की मिट्टी भी कहा जाता है।
ये दक्कन के पठार क्षेत्र में पाई जाती है। दक्कन का पठार का क्षेत्र का मतलब है हमारा ये आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस साइड में यह मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावे से होता है। जो ज्वालामुखी का लावा निकला है उसके द्वारा इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा कम होती है और नमी अधिक पाई जाती है। ये हमारी काली मृदा थी। इसके बाद है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी, यह मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका रंग लाल रंग आग्नेय चट्टानों लौह धातु के प्रसार से होता है। इसका रंग जो है वो लाल रंग जो है वो आग्नेय चट्टानों लौह धातु के प्रसार से होता है। इसमें पानी मिलाने से यह पीली हो जाती है। अब अगली मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। ये बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी है, इसके बारे में अक्सर आता है, इसको ध्यान से देखें। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। यह मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। उच्च तापमान अर्थात जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है और वर्षा भी ज़्यादा होती है। इसमें खाद और उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। अर्थात ये इतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं है, लेकिन इसमें खाद वगैरह और सिंचाई देकर इस मिट्टी में खेती की जा सकती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, अर्थात इस मिट्टी में जीवाणुओं की मात्रा कम पाई जाती है। यह मिट्टी भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा में मिलती है। इसके बाद मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय का मतलब है अर्थात जहाँ मरुस्थल, बहुत रेगिस्तान उसको बोलते हैं। इसका रंग लाल भूरा होता है। मरुस्थलीय मिट्टी का रंग भूरा और लाल होता है। रेतीली लवणीय होती है। देखिए इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें लवण ज़्यादा होते हैं। उच्च तापमान के कारण जीवाणुओं की मात्रा कम पाई जाती है और इसमें बैक्टीरिया ह्यूमरस जो है वो बहुत कम पाए जाते हैं। इसमें नमी भी कम होती है। इस मृदा को सिंचाई द्वारा खेती के योग्य बनाया जा सकता है। यदि हमें इस मिट्टी पे खेती करनी है तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है, इसमें खेती हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगली मिट्टी है वन मृदा, अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में भी जीवाणु कम होते हैं। नदी घाटियों में सिल्टदार होती है, पर ऊपरी ढालों पर मोटे कण होते हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में उपजाऊ होती है, वर्षा वनों में पाई जाती है। ये हमारी मिट्टियाँ हो गई हैं। अब अगला हेडिंग है हमारा मृदा अपर्दन। देखिए मृदा अपर्दन क्या है। मृदा अपर्दन का मतलब है कि मिट्टी का कटाव, मिट्टी का बहाव, अर्थात मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसको मृदा अपर्दन बोलते हैं। इसके कई कारण हैं मृदा अपर्दन के। अत्यधिक मूसलाधार वर्षा होना, अत्यधिक पशु चराना और अत्यधिक खनन के द्वारा मृदा अपर्दन हो जाता है। और इसके उपाय हैं कि हमको सीढ़ीदार खेत बनाने हैं जिससे हमारी मिट्टी रुक जाए। सीढ़ीदार खेत होंगे तो मिट्टी वहीं रुकी रहेगी, अन्यथा अत्यधिक तेज बारिश में पानी के साथ मिट्टी चली जाती है। और एक और उपाय है इसका, पेड़ लगाकर इसको रोका जा सकता है। तो ये हमारे मृदा अपर्दन के उपाय हैं और मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में ये पूरा चैप्टर आ गया होगा।